हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो सिविल अपील हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो सिविल अपील पर होना है और जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस पर होना है। रेगुलेशन पकड़ गया अलग बात है, लेकिन मेन इसका मुद्दा है सिविल अपील। और सिविल अपील में हाई कोर्ट में क्या हुआ था फैसले में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं, हमारे वकील, हमारे रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस और जिनको पता था वो क्यों चुप रहे और क्यों उसका पता नहीं चल पाया। हमको सिर्फ ये बताया गया कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपके एग्रीमेंट में तो अपडेशन है, लेकिन आपके रेगुलेशन में वो नहीं आ पाया, इसलिए आप यूनियन के पास और आईबीए के पास जाइए और उसको आपके रेगुलेशन डलवाइए। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन जब इसको पढ़ा तो तब पता चला, आंख खुली हमारी, कि मामला तो और ही कुछ था। हाई कोर्ट ने तो जो क्लॉज 12 है उसको परमानेंटली निगोशियल मान लिया। उसमें जितने भी विषय थे सारे अभी तक 2012-15 तक सेटल्ड ही नहीं हुए थे और रेगुलेशन बन गया, नोटिफाइड भी हो गया। इस प्रकार की इनकंसिस्टेंसी जुडिशियल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई होगी। और उसके बाद जो क्लॉज 17 था उसका सहारा देते हुए अपीलेंट से कहा गया, आप जाइए आईबीए के पास, एआईबीए के पास, हाथ जोड़िए उनसे बोलो भैया हमको पेंशन नोटिफिकेशन दो, इंटरप्रिटेशन के लिए जाइए। भाई जब रेगुलेशन बन गया, नोटिफाइड हो गया, उसके बाद तो इंटरप्रिटेशन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ना। उनके पास क्यों जाएंगे? आज उसी के बारे में फिर मैं आपको बता रहा हूं, और मैं इसको जब तक डालता रहूंगा, डेली डालूंगा, तब तक हमारे जो वकील हैं इस बात से अवगत नहीं हो जाएं कि आखिरकार चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुआ था तो क्या हुआ था। मैंने देखा है, बहुत से लोगों को सुना है मैंने, कहते अरे सर आपने चंडीगढ़ का हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा है क्या? भाई नहीं पढ़ा था उस समय, अब पढ़ लिया हमने। और उन्हीं के लिए जवाब है कि आप लोगों ने पढ़ा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला? नहीं पढ़ा है, और पढ़ा तो आपने मनन नहीं किया, इंटरप्रिटेशन नहीं किया। आज उसी पर बात करेंगे हम। क्या हाई कोर्ट ने 2012-15 में जो क्लॉज 12 था उसको अभी तक पूरा नहीं माना, फाइनल नहीं माना, अंदर निगोशिएशन माना, क्या वो सही था? और क्या हाई कोर्ट ने 2012 में और 15 में यह कहा था अपीलेंट से कि आप अपने जो डिस्प्यूट है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आप जाइए कहाँ? आईबीए। क्या वो सही थे आईबीए और यूएफबीयू के पास या यूनियन के पास जाए? क्या सही था? बिल्कुल गलत था। आज उसी पर मैं अपना मत बताऊंगा। कहते हैं द कोर इश्यू वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन रेफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ पेंशन प्रोविजंस टू आईबीए एआईबीए डेस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995। जब बैंक रेगुलेशन 1995 में है, अस्तित्व में है, उसके बावजूद भी क्या हाई कोर्ट आईबीए और ईआईबी के पास प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन के लिए भेज सकता है? पहली बात, वंस बीईपीआर 95 पर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, दे अक्वायर्ड द फोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ, वो कानून बन जाता है। एनी अर्लियर सेटलमेंट इंक्लूडिंग द 993 पेंशन सेटलमेंट लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंट इंटरप्रेटिव रेलिवेंस टू द एक्सटेंट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू और ओवररिडन बाय दीज रेगुलेशंस। बोला आपका जो 1993 का एग्रीमेंट था और उसके जितने भी पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स, एस्पेक्ट इसमें रेगुलेशन में आ गए थे, वो भी अपनी अस्तित्व वहां से खोकर के इधर प्रोविजन में आ गए थे, उन पर भी बात नहीं की जा सकती थी आईबीए और एआईबीए के द्वारा, यानी कोर्ट का वो गलत था। देयरफॉर पेंशन राइट्स आफ्टर 995 आर गवर्नड बाय स्ट्रिक्टली बाय द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, नॉट बाय ऑनगोइंग निगोशिएशन नहीं हो रहे थे। निगोशिएशन सब ठीक था, निगोशिएशन तक तो आईबीए और एआईबीए के पास ही जाओगे क्योंकि दो ही संगठन थे। लेकिन जब निगोशिएशन कंप्लीट होकर के जब इनका रेगुलेशन बन गए, यानी निगोशिएशन कन्वर्टेड इनटू रेगुलेशंस, और रेगुलेशन कन्वर्ट होते ही जो प्रोविजन बने उनके इंटरप्रिटेशन के लिए आप जाओगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट इसको निगोशिएशन मानते हुए
सारे को निगोशिएशन मान दिया, पूरे के पूरे को रेगुलेशन को भी निगोशिएशन मान लिया, सबको धराशायी करते हुए बोला उनके पास जाइए। IBA and AIBA are non-statutory bodies. One an industry association and the other a trade union. Their role is limited to negotiation and collective bargaining. They don't have legal authority to interpret statutory regulations. Interpretation of such regulation is a judicial function which lies exclusively with constitutional courts. Clause 17 of the settlement, even if it provides for dispute resolution through the bipartite mechanisms, applies only to settlement related issues, not to statutory regulation. जब तक सेटलमेंट हुआ था वहां तक तो ठीक था, आगे नहीं था, वो तो सेटलमेंट हो चुका था। आफ्टर BPR 995 came into force, clause 17 cannot be used to divert interpretation of law to AI. इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा डिफेक्टिव जजमेंट चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया कि 2012 और 2015 में जो रेगुलेशन बन चुका था, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन 1995 में, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए IBA और AIBA के पास भेज रहे थे। इसको तो कोई भी जानता है, कोई भी जानता है, कोई जरूरत नहीं है। लॉ का आदमी तो हंसेगा और कि ये क्या हुआ था, लेकिन जो आदमी नहीं जानता है वो भी जानता है कि जब रेगुलेशन बन गया उसके बाद सेटलमेंट निगोशिएशन तक ठीक है, उनसे पूछ लो, लेकिन जब सेटलमेंट फाइनल हो गया, निगोशिएशन फाइनल हो गया और उसका रेगुलेशन बन गया, रेगुलेशन से वापस आप सेटलमेंट में कैसे जाओगे? वो तो हो नहीं सकता। फर्दर इन 2012 and 2015 द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज ऑलरेडी फुली ऑपरेशनल, referring disputes at that stage back to AIBA effectively ignores the finality and binding nature of the statutory regulations and wrongly responsive opens the issues. ये जबरदस्त चीज कही है। 2012 और 15 में जो रेगुलेशन बन गया था हमारा, उसको IBA और AIBA के पास भेजना एक प्रकार से जबरदस्त गलती थी, किसकी? माननीय हाई कोर्ट की। अब similarly treating clause 12 as under negotiation is inconsistent with the fact that the BPR 995 had already codified pension provision, और क्लॉज 12 ऑलरेडी प्रोविजंस 1995 में कन्वर्ट हो चुका था, तो वो भी अंडर निगोशिएशन नहीं था, उसका भी निगोशिएशन मानना एक प्रकार की इनकंसिस्टेंसी थी। एनी पेंडिंग मैटर्स कुड ओनली एग्जिस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दीज रेगुलेशंस, नॉट आउटसाइड देम। कंक्लूजन, द हाई कोर्ट्स अप्रोच। अब हाई कोर्ट की अप्रोच क्या है? हाई कोर्ट अप्रोच appears legally unsustainable. हाई कोर्ट ने जो अप्रोच अपनाई थी पेंशन अपडेशन को तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करने की, वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ BPR 95 लाइज सोली विद कोर्ट्स। यदि आपको 1995 के रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करना है तो कोर्ट करेंगे, न IBA और AIBA। उसके बाद referring such matters to IBA or AIBA amounts to a jurisdictional error and improper delegation of judicial power। मतलब जो जाना चाहिए था कोर्ट के पास, जो नॉन स्टेटरी बॉडी और AIBA के पास उसको भेज रहा था कोर्ट, ये टोटली एक प्रकार का इतनी जबरदस्त एरर थी, कोई कह नहीं सकता। दोस्तों, ज्यूरिसडिक्शन भी खराब कर दिया और पावर भी खराब कर दी, और इस सब को देखने के बाद मैं तो 100% श्योर हूं कि हमारे रेगुलेशन में अपडेशन को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने माना, 100% माना, अपने डिसीजन में माना उसने, क्योंकि उस समय जो भी निगोशिएबल कहा था वो निगोशिएबल नहीं थे, वो सबके रेगुलेशन बन चुके थे। जब रेगुलेशन बन चुके थे तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला एकदम सरासर गलत है, और इन चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इसको गलत किया, और इस चीज़ को दबाने के लिए, इस गलती को, डिफेक्ट को दबाने के लिए हमारे IBA ने छेड़ा फंड थ्योरी का राग, और फंड थ्योरी का झुंझुना बजाया वेंकटाचलम ने जा करके डांसिंग जो करने, और हमारे ही बैंक पेंशनर्स इस झुंझुना को बजाते रहे कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, हमारा फंड बेस्ड है, और लास्ट तक बजाते रहे, अब आकर के कहीं बंद हुए। यानी हमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, न कि दूसरे किसी ने कुल्हाड़ी मारी है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।